नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर के 2 बज रहे हैं। लाउड एंड क्लियर अंदाज में बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां संसद स्मोक कांड की गूंज सड़क से लेकर अब संसद तक सुनाई दे रही है और इस पर इतने बड़े खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पूरी साजिश करीब 1.5 साल से चल रही थी, लेकिन इस साल मार्च के बाद साजिश में तेजी आई। संसद की रेकी हुई, जगहों की तलाश भी की गई। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक ठिकानों को खंगाला गया और प्लान को मुकम्मल किया गया। आखिरकार 13 दिसंबर को प्लान को जमीन पर उतारा गया। तो संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में है और आरोपियों की से लगातार हो रही है पूछताछ। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच संसद में आज कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ, तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर सवाल उठाए, नारेबाजी हुई। संसद सचिवालय के 8 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक और संसद से ही सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ना सिर्फ पूरे मामले की लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन का एक अपडेट आपके सामने होगा, बल्कि आपको बताएंगे कि आखिर मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए किस तरीके से जगह जगह हो रही जांच के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। जहां प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, संसद की रेकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और मार्च में हुई प्लानिंग की एक डिटेल जानकारी भी आ गई आपके सामने। और जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद इनकी कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। हालांकि संसद स्मोक कांड में 10 बड़े अपडेट सबसे पहले आपके सामने, जहां संसद सुरक्षा लापरवाही में एक्शन को लेकर भी आज बड़ी खबर सामने आई है। और आपको बता दें, कल तैनात 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। हालांकि पीएम की मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन को लेकर अब बात सामने आ रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, सांसद, ऑफिसर्स की एंट्री गेट भी अब फिक्स हो गए हैं। किस तरीके से संसद की सुरक्षा को देखते हुए बड़े बदलाव हुए, इस बारे में और डिटेल जानकारी भी आपके सामने होगी। लेकिन इस बीच बता दें, सुरक्षा में सेंध को लेकर, संसद में हंगामे को लेकर भी आज बड़ी खबर सामने आई, जहां राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड भी हो चुके हैं और पेशी से पहले आरोपियों की मेडिकल जांच को लेकर भी एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन उससे पहले, पेशी से पहले आरोपियों की हो रही है मेडिकल जांच। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरीके से अभी तक पूछताछ की है, बड़े खुलासे अब टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने होंगे। और आपको बता दें, आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। लेकिन इस बीच संसद की काफी दिनों से जिस तरीके से रेकी की गई, ये पहला बड़ा खुलासा आपके सामने। मनोरंजन ने मार्च में की थी रेकी, जहां सागर शर्मा ने जुलाई में संसद में रेकी की। जी हां, सही सुना आपने। ये जो शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो संसद के बाहर जिस तरीके से हंगामा हुआ, संसद के अंदर जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए ये अंदर जाने में कामयाब हुए, इनसे अभी तक की पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। जहां मनोरंजन, वो शख्स जिसने मार्च में रेकी की थी, सागर शर्मा, वो शख्स जिसने जुलाई में संसद की रेकी की। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए संसद की सुरक्षा चूक को लेकर बड़े खुलासे अब आपके सामने, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें अब सामने आ चुकी है कि किस तरीके से तकरीबन 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले। जी हां, यहां पर अब देखिए कैसे अभी तक की जांच के बाद आगे दायरा बढ़ेगा और ये जांच कहां तक जाएगी, इसको लेकर भी और जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन अभी पहला बड़ा खुलासा है, जहां तकरीबन 1.5 साल पहले सभी आरोपियों की मैसूर में हुई मुलाकात को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले, तब भी प्लान बनाया गया और मार्च में बजट सेशन के दौरान संसद की रेकी की गई। इसके साथ ही बेंगलुरु से आए मनोरंजन ने संसद भवन की रेकी की है। तो संसद सुरक्षा चूक में जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए, उसमें यह भी साफ हो गया कि जुलाई में सागर लखनऊ से आया, संसद भवन के अंदर वो नहीं जा पाया था तब, इसीलिए उसने सिर्फ बाहर के पूरे इलाके की रेकी की थी। लेकिन रेकी के दौरान मनोरंजन को पता लगा कहां पर जूते की जांच ठीक से नहीं होती, क्योंकि संसद परिसर में जाने से पहले मल्टी लेवल सिक्योरिटी होती है। उसी को देखते हुए ये रेकी भी की गई थी और रेकी के दौरान मनोरंजन को यह पता लगा कि जूते की जांच ठीक से नहीं होती है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, टीवी 9 भारतवर्ष एक अपडेट आपको दे रहा है। और आप स्क्रीन पर देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, जितेंद्र, जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आरोपियों से की जा रही पूछताछ का एक अपडेट हमें दे रहे हैं। उनसे हम जानेंगे अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में होने वाली पेशी को लेकर क्या बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और साथ ही खुलासे को लेकर भी मैं जितेंद्र के पास जाऊंगी। लेकिन इस बीच अभिजीत, मेरे सहयोगी, गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। मैसूर में हुई मुलाकात को लेकर पहला बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन अभी
और बड़े खुलासे होने बाकी हैं और जांच का दायरा आखिर क्यों और कैसे गुरुग्राम तक पहुंच रहा है, मेरे सहयोगी अभिजीत हमें बताएंगे। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जो कि हरियाणा में पूरे रास्ते में आगे बढ़ते हुए कैसे नीलम के घर तक पहुंच चुके हैं, नीलम वो शख्स जो कि गिरफ्तार हो चुकी है, उसके घर से क्या कुछ बरामद हुआ है, अभी तक उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, 1 साल तक इन लोगों की क्या गतिविधियां थी, ये जानने की कोशिश अभी तक की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से आंदोलन में, प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में ये लोग अभी तक शामिल रहे हैं। ऐसे में नीलम की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में कुमार कुंदन मेरे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। और कोलकाता, जी हां, कोलकाता तक जांच का दायरा आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है, रवि दत्ता मेरे सहयोगी हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अब ये जांच का दायरा कोलकाता तक पहुंच रहा है। लेकिन सबसे पहले ओवर टू यू जितेंद्र, कोर्ट में होने वाली पेशी, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुए पूछताछ को देखते हुए बड़े खुलासे, जहां मैसूर में हुई मुलाकात और संसद की गई रेकी। जी बिल्कुल, देखिए मैसूर में पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद से लगातार जांच के दौरान ये भी पता चला कि सभी आरोपी एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थे। 3 दिन पहले गुरुग्राम में मुलाकात हुई, वहां पर पूरी रणनीति तैयार हुई और उस रणनीति के बाद 13 दिसंबर तय हुआ था कि 13 दिसंबर को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना है, जिसके बाद सभी आरोपी संसद पहुंचे और वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसके बाद आसानी से एक आरोपी फरार भी हो गया, जिसके पास 4 गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन है। तो लिहाजा अब पुलिस की कोशिश है फरार आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि जो फोन है उसके 4 आरोपियों के जो फोन है उसके पास, वो अपनी कस्टडी में लिया जा सके, उन्हें फोरेंसिक भेजा जा सके, उसमें जो चैट्स हैं उसका एनालिसिस किया जा सके, ताकि पता चल सके कि आखिरकार जो कॉन्स्पिरेसी है ये कैसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रही है। जी, लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ ये इशारा कर रही है, लेकिन जो मैंने कहा जांच का दायरा कोलकाता तक पहुंच सकता है। रवि दत्ता मेरे सहयोगी, जिसने अब से थोड़ी देर पहले संसद स्मोक कांड पर यह बड़ी खबर हमें दी, जहां ललित झा ने नीलाक्ष से बात की है। जी हां, यह नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, नीलाक्ष, वो शख्स जिसके संपर्क में आया ललित झा। क्यों ये इसके कांटेक्ट में आया, क्यों ललित ने नीलाक्ष को यह वीडियो दिया, ललित ने नीलाक्ष को संसद का वीडियो भेजा। जी हां, वीडियो को वायरल करने को कहा। बंगाल के हुगली का रहने वाला नीलाक्ष, ये एक और किरदार, इसको लेकर अब बड़ा खुलासा टीवी 9 पर आपके सामने होगा। हुगली का नीलाक्ष एनजीओ चलाता है। दोनों की एक सेमिनार में मुलाकात हुई थी, नीलाक्ष और ललित की। ललित वो शख्स जो अभी रडार पर है, वो शख्स जो फरार है, जिसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई है राजस्थान के नीमराना की। वहां पर जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको हम नीलाक्ष से हुई बातचीत, टीवी 9 संवाददाता रवि दत्ता की ये बातचीत सुनाते हैं। হ্যাঁ, না আমি সেটা বুঝতে চাইছি, এই ছেলেটি তোমাকে কালকে যে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও পাঠিয়েছে, এটা কেন পাঠিয়েছে? সেটা আমিও জানি না, উনি হুট করে আমাকে ভিডিওটা পাঠান এবং বলেন যে इसका मीडिया कवरेज देखिए और ये वीडियो आपके पास सेव रखना जय हिंद। এবার তারপরে আমি জিজ্ঞেস করি, মানে আমি ফার্স্টলি যখন ফার্স্ট টাইম ভিডিওটা দেখি, আমি ডাউনলোড করে জাস্ট শুরু, অনেক লম্বা ভিডিও ছিল তাই শুরুর 1-2 সেকেন্ড দেখে আমি দেখলাম রাস্তা কিছু একটা প্রোটেস্ট হচ্ছে। আমি খুব একটা ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। तो আমি তখন বললাম ठीक है रख रहे हैं पर ये कहाँ का वीडियो है, मतलब ये वीडियो मतलब ये कहाँ पे हुआ। তারপর থেকে ওই ফোন থেকে কোনো যোগাযোগ হয়নি। আচ্ছা, তো এর সাথে তোমার আলাপ কোথায় হয়েছিল? যেটা বললাম যে আমার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে এপ্রিল মাস নাগাদ একটা ইভেন্টের দেখা হয়েছিল, সেই সূত্রেই পরিচয়। ये जो बातचीत आपने सुनी है मेरे सहयोगी रवि दत्ता ने की थी, और रवि दत्ता ने सबसे पहला नीलाक्ष से सवाल यही किया कि आखिर ललित ने आपको ये वीडियो क्यों भेजा। सवाल ये भी किया गया कि आप लोगों का ललित से परिचय कहां पर हुआ, जिस पर नीलाक्ष ने ये जवाब दिया कि अप्रैल महीने में उनसे सेंट्रल कोलकाता में एक सेमिनार के दौरान मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी और बातचीत अभी होनी बाकी है, क्योंकि यह जानना जरूरी था संसद पर हमले की क्या कोई योजना है और इस योजना को लेकर क्या दोनों के बीच कोई चर्चा हुई है। इस पर रवि मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें संसद सुरक्षा को देखते हुए आज संसद में किस तरीके से बड़े बदलाव हुए हैं, सिक्योरिटी को देखते हुए क्या बड़े फैसले हुए हैं, इस बारे में जानकारी मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें संसद से देंगे। लेकिन अब रवि मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपकी वो बातचीत हमने सुनी है और ये जानना समझना जरूरी है, कौन है ये नीलाक्ष, किस तरीके से ये ललित को जानता है, वो शख्स जो फिलहाल फरार है।
देखिए, नीलाक्ष मतलब एक लड़का है जो कि हुगली में भी रहता है और नॉर्थ 24 परगना में भी रहता है, बोइदोबाटी में। अब उनका एक एनजीओ है साम्यवाद सुभाष एसोसिएशन बोल के और आज़ाद हिंद एसोसिएशन के बोल के उनका एजेंसी है। अप्रैल का महीने में ललित के साथ उसका कोलकाता में, सेंट्रल कोलकाता में एक सेमिनार में मुलाकात हुआ था और दोनों में नंबर एक्सचेंज हुए थे। कल जब ये घटना घटी उसके बाद ललित ने नीलाक्ष को ये वीडियो भेजा और उन्होंने कहा कि ये वीडियो को आप वायरल कीजिए और इस वीडियो को आप सेव रखिए। नीलाक्ष ने ये पूछा था किस चीज़ का वीडियो है, तो नीलाक्ष का जो कहना है उसके बाद ही वीडियो डिस्कॉन्टैक्ट हुआ था। लेकिन नीलाक्ष जो बातचीत कर रहा है मीडिया के साथ, हमारे साथ सबसे पहले उन्होंने बातचीत किया, उसके बाद वो कैमरा के सामने आने के लिए मना कर दिया। उनका बातों में मुझे कुछ असंगति इसीलिए लगा, जब पहली बार मैंने उसको फोन किया तो 3 बार उसका नंबर पे फोन किया तो रॉन्ग नंबर बताए। बाद में पता चला उनका जो नंबर बाजार में सर्कुलेटेड है, वो जहाँ पे रहता है उनके सामने वाले ग्रोसरी शॉप है, उनका ओनर का नंबर है। मैंने वो ग्रोसरी शॉप के ओनर को पूछा कि अगर आप नीलाक्ष को जानते हैं तो रॉन्ग नंबर क्यों बता रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे पता नहीं, आप नीलाक्ष से पूछिए। चौथी बार नीलाक्ष के साथ मेरा बातचीत हुआ, लेकिन क्यों ये नंबर नीलाक्ष उनका नंबर, एक ग्रोसरी शॉप ओनर का नंबर अपना नंबर बोल के बाजार में दे रहे थे और क्यों अपना नंबर किसी को सर्कुलेट नहीं कर रहे थे, इसको लेकर ये कुछ बड़ी बातें हैं जो संशय खड़ा करती हैं और उसको देखते हुए किस तरीके से आगे पूरे मामले की जांच होगी, रवि, जानना भी जरूरी है। क्योंकि अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से ये लोग एक साथ मिले, मकसद क्या था, मंशा क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच संसद सुरक्षा सेंध मामले में ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ललित झा ने आरोपियों को गुरुग्राम बुलाया। ललित झा वो शख्स जो आपने सुना जिसने सबसे पहले नीलाक्ष को ये वीडियो भी भेजा और उसको लेकर अभी मेरे सहयोगी रवि ने आपको जानकारी दी। लेकिन एक और बड़ा खुलासा, ललित झा के मास्टरमाइंड होने का शक, जहां ललित झा ने आरोपियों को गुरुग्राम बुलाया और संसद के बाहर हंगामे का वीडियो भी जिस तरीके से बनाया गया, हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आरोपियों के फोन लेकर फरार है ये शख्स और इसकी लास्ट लोकेशन नीमराना के पास राजस्थान तक बताई जा रही है। वहां पर किस तरीके से जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, इस बारे में मेरे सहयोगी जितेंद्र से मैं सवाल जरूर करूंगी। लेकिन गुरुग्राम में आखिर किस तरीके से इसने लोगों के ठहरने का इंतजाम किया, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर इसी की संरक्षण में क्या सभी एकजुट होते हुए इसी लोकेशन पर मिले, ये एक और सबसे बड़ा सवाल था। अब जरा आरोपी ललित झा के सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ये आखिर कितना एक्टिव रहा है इसको लेकर भी जांच की जा रही है और कौन कौन से अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स को ये अभी तक यूज करता आ रहा है। इंस्टाग्राम पर ये काफी एक्टिव नजर आया और इसकी आखिरी पोस्ट को लेकर इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है। हालांकि नीलम शिंदे का धुआं फैलाने वाला वीडियो, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन का वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में हमने ये भी देखा किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें शेयर की जा चुकी हैं। हालांकि ललित झा ये मास्टरमाइंड हो सकता है। ईदगाह मस्जिद को लेकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को दी है मंजूरी। मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, डिटेल बताएं। बहुत बड़ी खबर है, इसको आप देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने अभी एक फैसला दिया है। कृष्ण विराजमान की तरफ से एक अपील दायर की गई थी वहां, और उसी मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है और इसमें अपील की गई थी कि जिस तरीके से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर, जिसमें कि कोई जो एडवोकेट होता है, वकील होता है, उसको इस सर्वे की जिम्मेदारी दी जाती है। हो सकता है उस कमेटी में 1, 2 या 3 वकील हो सकते हैं। तो ये अपील की गई थी कि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके बगल में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए किसी एडवोकेट से। उसको एडवोकेट कमिश्नर कहते हैं। इस बात के लिए मंजूरी दे दी है और अब एडवोकेट कमिश्नर तय किए जाएंगे और वो सर्वे करेंगे जिस तरीके से पिछले साल वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे का काम हुआ था। बिल्कुल, यानी हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा फैसला, और इसको देखते हुए ये अहम सुनवाई, जहां पर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से 18 ऐसी याचिकाएं इस केस में दर्ज थी, लेकिन सर्वे की मांग को देखते हुए मुख्य तौर पर कोर्ट के सामने क्या क्या बातें रखी गई थी, पंकज जी, जिस लिहाज से आज का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, 18 अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। उससे पहले मथुरा की जिला अदालत में यह अपील दी गई थी। वहीं से सारी पिटीशंस को जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास बुला लिया। उसमें श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से रंजना अग्निहोत्री ने अपील दायर की थी, जिसके लिए
विष्णु शंकर जैन ने वहां कोर्ट के सामने कहा कि वो इसके ऐतिहासिक तथ्य जानने के लिए सर्वे कराने में क्या आपत्ति है। उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप का हवाला वगैरह दिया गया, उसी में ये हवाला दिया गया कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में इसी तरीके का सर्वे हो चुका है, तो एडवोकेट से इस तरीके से सर्वे करा लिया जाए। कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है। बिल्कुल। और अब इस मामले की इजाजत मिलते ही किस तरीके से सर्वे होगा, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, ये भी साफ हो गया है आज के फैसले के आधार पर सर? जी हाँ, बिल्कुल। दो तरीके के सर्वे होते हैं। आपने देखा होगा ज्ञानवापी परिसर में पहले एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ, फिर किसी टेक्निकल साइंटिफिक सर्वे के लिए ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो संस्था है। लेकिन यहाँ पर सर्वे का जो काम होगा वो एडवोकेट कमिश्नर करेंगे, फोटोग्राफी वगैरह लेंगे, लेकिन वो साइंटिफिक सर्वे नहीं कहा जा सकता है। उसको सरसरी तौर पे जो चीजें दिखेंगी वही अदालत को एडवोकेट कमिश्नर बताएंगे। हालांकि ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया गया है, तो उसके बाद उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ कहा गया फैसला आने के बाद? देखिए, तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली और सवेरे जो इनसे बात हुई थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद के जो लोग हैं, उन्होंने कहा अगर इस तरीके का फैसला आता है तो हमारे पास विकल्प है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए, मैं आप पीयूष का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक और बड़ा फैसला और एक और ऐसा बड़ा मामला जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामले को देखते हुए आज का ये पीयूष सबसे महत्वपूर्ण फैसला। एक और सबसे बड़ी खबर का हमें रुख करना होगा ईदगाह मस्जिद को लेकर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को दी है मंजूरी। मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, डिटेल बताएं। बहुत बड़ी खबर है, इसको आप देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन ने अभी एक फैसला दिया है। कृष्ण विराजमान की तरफ से एक अपील दायर की गई थी वहां, और उसी मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है और इसमें अपील की गई थी कि जिस तरीके से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर, जिसमें कि कोई जो एडवोकेट होता है, वकील होता है, उसको ही सर्वे की जिम्मेदारी दी जाती है। हो सकता है उस कमेटी में 1, 2 या 3 वकील हो सकते हैं। तो ये अपील की गई थी कि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके बगल में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए किसी एडवोकेट से। उसको एडवोकेट कमिश्नर कहते हैं। इस बात के लिए मंजूरी दे दी है और अब एडवोकेट कमिश्नर तय किए जाएंगे और वो सर्वे करेंगे जिस तरीके से पिछले साल वाराणसी के ज्ञानवापी में सर्वे का काम हुआ था। बिल्कुल, यानी हिंदू पक्ष के लिए ये बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा फैसला, और इसको देखते हुए ये अहम सुनवाई जहां पर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से 18 ऐसी याचिकाएं इस केस में दर्ज थी, लेकिन सर्वे की मांग को देखते हुए मुख्य तौर पर कोर्ट के सामने क्या क्या बातें रखी गई थी पंकज जी, जिस लिहाज से आज का ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, 18 अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। उससे पहले मथुरा की जिला अदालत में यह अपील की गई थी। वहीं से सारी पिटीशंस को जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास बुला लिया। उसमें श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से रंजना अग्निहोत्री ने अपील दायर की थी, जिसके लिए विष्णु शंकर जैन ने वहां कोर्ट के सामने कहा कि वो इसके ऐतिहासिक तथ्य जानने के लिए सर्वे कराने में क्या आपत्ति है। उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप का हवाला वगैरह दिया गया, उसी में ये हवाला दिया गया कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में इसी तरीके का सर्वे हो चुका है, तो एडवोकेट से इस तरीके से सर्वे करा लिया जाए। कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है। बिल्कुल। और अब इस मामले की इजाजत मिलते ही किस तरीके से सर्वे होगा, किसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी, ये भी साफ हो गया है आज के फैसले के आधार पर सर? जी हाँ, बिल्कुल। 2 तरीके के सर्वे होते हैं। आपने देखा होगा ज्ञानवापी परिसर में पहले एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ, फिर किसी टेक्निकल साइंटिफिक सर्वे के लिए ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो संस्था है। लेकिन यहाँ पर सर्वे का जो काम होगा वो एडवोकेट कमिश्नर करेंगे, फोटोग्राफी वगैरह लेंगे, लेकिन वो साइंटिफिक सर्वे नहीं कहा जा सकता है। उसको सरसरी तौर पे जो चीजें दिखेंगी वही अदालत को एडवोकेट कमिश्नर बताएंगे। हालांकि ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया गया है, तो उसके बाद उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कुछ कहा गया फैसला आने के बाद? देखिए, तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली और सवेरे जो इनसे बात हुई थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद के जो लोग हैं, उन्होंने कहा अगर इस तरीके का फैसला आता है तो हमारे पास विकल्प है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए, मैं आप पीयूष का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक और बड़ा फैसला और एक और ऐसा बड़ा मामला जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामले को देखते हुए आज का ये पीयूष सबसे महत्वपूर्ण फैसला। पीयूष, सर्वे को मिली मंजूरी को देखते हुए कोर्ट में क्या फैसले के दौरान बातें कही गई, क्विक अपडेट?
मुझे लगता है पीयूष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को देखते हुए आज का ये सबसे बड़ा फैसला, जहां देखिए किस तरीके से ईदगाह मस्जिद को लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आज के इस फैसले का मतलब क्या है, जानना समझना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार 16 तारीख को फैसले को सुरक्षित रखा गया, उस लिहाज से हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल सुरभि, देखिए एक ऐसे समय में जब 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, ठीक उससे पहले अब भगवान कृष्ण के जन्मभूमि को लेकर भी एक अहम फैसला आया है। एक ऐसा फैसला जिसमें हाई कोर्ट ने तकरीबन वही चीजों को, उन्हीं डायरेक्शन को उठाया है जिस तरह से अयोध्या मामले में हुआ था। यानी कि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जो ईदगाह वाली जगह है उसके सर्वे की मंजूरी दी है। यानी अब वहां पर हकीकत क्या है, वहां पर किस तरह के सबूत हैं, उन सब का इन्वेस्टिगेशन हो सकेगा। लोअर कोर्ट ने जो कमिश्नर की नियुक्ति की थी उसको चैलेंज किया गया था। कमिश्नर का काम था कि उस जगह पर जाकर, यानी कि जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जहां पर कि शाही ईदगाह बना हुआ है, वहां पर सर्वे करने के लिए कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। उस कमिश्नर के अपॉइंट करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के कमिश्नर को अपॉइंट करने के फैसले को सही करार दिया है। यानी अब कोर्ट द्वारा जो नियुक्त कमिश्नर हैं वो जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में और वहां पर उस मंदिर परिसर के अलावा शाही ईदगाह परिसर का उसका एक सर्वेक्षण करेंगे और फिर उसकी रिपोर्ट कोर्ट को देंगे। इससे कोर्ट के पास पूरे फैक्ट्स मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स मौजूद रहेंगे। लेकिन आज कोर्ट में किस तरीके से पूरे फैसले को सुनाते हुए क्या बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष से मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एडवोकेट विष्णु जैन क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही एक ही बात, जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7-11 एप्लीकेशन शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड एडवोकेट कमीशन शुड नॉट बी डिसाइडेड, दैट आर्गुमेंट हैज बीन रिजेक्टेड। द कोर्ट हैज इन प्रिंसिपल एग्रीड विद द डिमांड दैट एडवोकेट कमिश्नर मस्ट बी इशूड। हु विल बी द एडवोकेट कमिश्नर, वेदर विल बी अ 3-member पैनल, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ एडवोकेट कमिश्नर, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Idgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. ने जिस तरीके से ये फैसला सुनाया है उसे बड़ी जीत बता रहे हैं और इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। सर्वे होगा, अब सर्वे होगा कैसे, मेरे सहयोगी पीयूष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, आज के इस फैसले में डिटेल बताएं और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी को स्वीकार किया गया है। एक बार फिर से सुनते हैं कि आखिर इस फैसले को देखते हुए 18 दिसंबर को तय होंगी, पर मूल बात यह है एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। तो फैसला अभी सुरक्षित रखा था, लेकिन आज अनुमति मिल गई है। सर्वे होगा, सर्वे कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस स्तर पर किया जाएगा और साथ ही इंपॉर्टेंट यह है कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की जो अर्जी स्वीकार कर ली गई है, इस बारे में 18 दिसंबर को फैसला होगा। पीयूष, ओवर टू यू, डिटेल जानकारी अभी थोड़ी देर पहले सुनाए गए इस फैसले को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इस मामले में मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहां पर अब सर्वे कराया जाएगा और उसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के जो आपाधापी चल रही थी वो स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब आगे इसमें जो लोग वहां जाएंगे उनकी स्थिति को स्पष्ट करेगी अदालत आगे, जब आगे सुनवाई होगी इस मामले में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे अयोध्या मामले में ASI सर्वे हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बनारस में भी ASI सर्वे का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंततः ASI सर्वे का ऑर्डर कर दिया था। अब इस मामले में जो
बाधाएं थीं अभी तक कि इस मामले में सर्वे नहीं कराया जा सकता और जो अपील है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो सारी क्लैरिटी हो चुकी है और सीधे तौर पर कोर्ट कमिश्नर की जो बेसिकली जो पैनल होगा उसकी नियुक्ति किस तरह से की जाएगी वो आगे कोर्ट करेगा। अभी फिलहाल कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पर सर्वे कराया जाएगा और आगे जो इसकी मॉडलिटीज़ होंगी वो तय की जाएंगी कि कौन कौन सर्वे में शामिल किया जाएगा उसके पैनल में। अब उसके पैनल में कितने लोग होंगे ये आगे जो सुनवाई होगी सुप्रीम हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट इस मामले को तय करेगा आगे कि कौन कौन पैनल में होगा और किस तरह से सर्वे किया जाएगा, यानी कि कार्बन डेटिंग की जाएगी या फिर और अन्य तकनीक अपनाई जाएगी, किस तरह की तकनीक होगी, ये सारी बातें अब आगे होंगी जो हाई कोर्ट जल्द तय करेगा। हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले को देखते हुए कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे गए, ये जानना और समझना भी जरूरी है कि 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखने से पहले क्या मुख्य तौर पर सर्वे कराने को लेकर बातचीत कोर्ट के सामने रखी गई थी। पीयूष जी देखिए, इस मामले में सबसे स्पष्ट बात ये थी कि सर्वे को लेकर के चुनौती दी गई थी और हाई कोर्ट ने उस सर्वे के मामले में स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट कमिश्नर जो होंगे वो सर्वे करेंगे वहां पर। और अब आगे की तिथि यानी कि 18 दिसंबर को कोर्ट ये तय करेगा कि सर्वे में कौन सा पैनल जाएगा, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, इसके अलावा जो तकनीक अपनाई जाएगी उसको लेकर के भी 18 दिसंबर को हाई कोर्ट स्थिति को स्पष्ट कर देगा। पैनल में कौन होगा ये भी स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी और उसमें महत्वपूर्ण ये था कि किस तरीके से कोर्ट कमिश्नर भेजने की ये एक याचिका थी जिसे मंजूर कर लिया गया। मनीष, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन हिंदू पक्ष जिस तरीके से इसे बड़ी जीत बता रहा है, विष्णु जैन की तरफ से क्या कहा गया सुन लेते हैं। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जी मनीष, आप इस बारे में बताना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी लंबी जिरह चली, कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे गए, जाहिर सी बात है इस पूरे फैसले को देखते हुए मुस्लिम पक्ष आपत्ति तो दर्ज कराता आया है, लेकिन आज महत्वपूर्ण जीत हिंदू पक्ष इसे बता रहा है जहां सर्वे की बात साफ हो चुकी है। बिल्कुल सुरभि, देखिए आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो सच जानने की पहली सीढ़ी है ये। क्योंकि अभी अगर आप जाते हैं, जब आप मथुरा में जाते हैं और वहां पर आप दर्शन करके आ जाती हैं, लेकिन अदालती रिकॉर्ड में कि आखिर वो कैंपस कैसा है, उस कैंपस में मंदिर कहां पर है, ईदगाह कहां पर है, कहां पर कौन से टेरिटरी ओवरलैप कर रही है, ये सब कैसे पता चलेगा? क्योंकि पिटीशन तो सबने अपनी अपनी दायर की है, लेकिन कोर्ट को वहां का फैक्चुअल पोजीशन जानना है, कोर्ट को सच जानना है कि उस पूरे कैंपस में, उस विवादित कैंपस की आज की तारीख में पोजीशन क्या है। फिलहाल अब जिस तरीके से वकीलों की तरफ से बड़ी बातें कही जा रही है, उन्हें सुनना जरूरी है। हम लोगों का मानना ये है कि जैसे पहले आक्रांताओं ने आके जो कब्जे की हैं ज़मीनों पे, जैसे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, जो भी किए हैं मंदिरों पे, तो उसी का हम लोगों ने बड़ी जीत है कि पहले सर्वे होके ये पता चले कि ये प्राचीन जो भी चीज़ें हैं नीचे दबी हुई हैं वो बाहर आए, उससे ये पता चला किसका इस पे किसका वो है इस पे। जी मैं विनय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से अधिवक्ता उच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के लिए। और मनीष, इसी बात का आप जिक्र कर रहे थे कि पौराणिक कक्ष या कुछ ऐसे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे गए जिसके आधार पर सर्वे की मांग की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, याचिकाएं, कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी, उन याचिकाओं में दावा किया गया था, लेकिन अदालत को तथ्य चाहिए, अदालत को सच चाहिए, और इसलिए पहली सीढ़ी यह है कि अदालत की तरफ से कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे। फिर कोर्ट कमिश्नर के पैनल जो है वहां जाकर, चाहे वो वीडियोग्राफी के जरिए, चाहे फिर वहां की एक एक पोजीशन के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर अदालत के सामने पेश करेगी, और उसके बाद फिर अदालत तय करेगी कि आगे इससे फोटोग्राफी की बात करिए। एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पीयूष ने भी बताया कि 18 दिसंबर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी फैसला होगा, और सर्वे होना कैसे है इसको लेकर भी 18 दिसंबर को सारी क्लैरिटी सामने आएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने सर्वे में फोटोग्राफी के लिए कहा है और हाईकोर्ट ने सर्वे में वीडियोग्राफी के लिए कहा है। ये एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पीयूष, एक क्विक अपडेट इस पर भी आपसे चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि 18 दिसंबर को पैनल गठन, पैनल में कौन कौन होगा, किस लेवल पर सर्वे होगा, ये सारी डिटेल सामने आएंगी, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी सर्वे के दौरान। बिल्कुल सुरभि, देखिए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर के पैनल में कौन कौन होगा ये 18 दिसंबर को तय होगा, साथ ही किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा ये भी 18 दिसंबर को तय होगा। लेकिन आज जो आदेश
हाई कोर्ट की ओर से किया गया है उसमें ये सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर सर्वे होगा और उस सर्वे में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाएगी। असल बात यह है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि वहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित बहुत से संकेत ऐसे मिलते हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि उस जगह पर अतिक्रमण किया गया, आक्रांताओं ने उस जगह को बदला और यही वजह है कि इस मामले में सीधे तौर पर पहले सर्वे की मांग की गई। यानी कि जैसा मनीष कह रहे थे कि पहली सीढ़ी, बिल्कुल पहली सीढ़ी। आप देख लीजिए कि अयोध्या में भी पहले सर्वे कराया गया, ज्ञानवापी के मामले में भी पहले सर्वे का आदेश हुआ और अब इस मामले में भी सर्वे का आदेश हो गया है और अब उसकी जो मॉडलिटीज़ हैं वो 18 दिसंबर को तय हो जाएंगी। लेकिन ये स्पष्ट है जो हाई कोर्ट ने आज कहा है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी इसमें कराई जाएगी, जो इसका पहला चरण है। जी बिल्कुल, बड़ी बात आपने बताई है। पहला चरण इसका आखिर क्या होगा और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए सर्वे कराने को लेकर ये बड़ी मंजूरी मिली है, ये जानकारी हमने दी। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए किस तरीके से अलग अलग याचिकाओं पर अभी तक सुनवाई हुई है और अब आने वाले वक्त में 18 दिसंबर को क्या बड़े फैसला होगा इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या क्या बड़ी बातें दावे के मुताबिक की गई हैं। जहां हिंदू पक्ष ने देखी औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़वाया, ये दावा किया, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत ही नहीं है। तो कृष्ण जन्मभूमि को देखते हुए हिंदू पक्ष ने दावा यह भी किया कि ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनवाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यह भी है कि दावे के मुताबिक हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे करने की कोर्ट के सामने मांग की, वहीं मुस्लिम पक्ष ने बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं ये बात कोर्ट के सामने रखी। लेकिन अब हिंदू प्रतीकों, मंदिर, खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बात भी कोर्ट के सामने दावे के मुताबिक की। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1968 के समझौते पर मंदिर ट्रस्ट की आपत्ति नहीं है। हालांकि जिस तरीके से पूरे मामले में अभी तक 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, दावे में क्या क्या कहा गया यही हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कहा हिंदुओं को पूजा से रोका जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना जरूरी है। हालांकि दावे के मुताबिक किस तरीके से 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया, आज महत्वपूर्ण दिन है जहां कोर्ट ने सर्वे कराने को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस बीच सर्वे कितने दिन चलेगा, 18 दिसंबर को इसका फैसला होगा। 18 दिसंबर को कमिश्नर की नियुक्ति पर भी फैसला होगा, क्योंकि एक याचिका इसमें से यह भी थी जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस मामले का सर्वे होने के साथ साथ कमिश्नर की नियुक्ति होना जरूरी है। ऐसी 18 याचिकाएं थी। हालांकि उन्हीं याचिकाओं को देखते हुए ये जो मनीष आपने बात कही है कि ये पहली सीढ़ी है जिसमें यह साफ हो गया कि कमिश्नर की नियुक्ति भी होगी और सर्वे किस आधार पर चलेगा, किस लेवल पर चलेगा, कौन कौन सा पैनल होगा, कितने दिन लगेगा, ये सब कुछ 18 दिसंबर को साफ हो जाएगा। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज के अदालती फैसले के बाद अब साफ हो गया है, अब अपॉइंटमेंट होगा, अब प्रोसीजर बताया जाएगा, अब उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे कि जब आप उस जगह पर जाएंगे, जब आप श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि पर जाएंगे तो आप किस तरह से अपनी वीडियोग्राफी कराएंगे, आप किस तरह से एविडेंस करेंगे, किस तरह से सर्वे करेंगे। देखिए, एक छोटी सी टाइमलाइन को अगर आप कंपेयर करें अयोध्या, मथुरा, काशी में, तो अयोध्या में भगवान राम के का भव्य मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उनका उद्घाटन है, तो निश्चित तौर पर वो सबसे आगे की सीढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ज्ञानवापी यानी कि काशी की बात करें तो काशी में एएसआई का सर्वे हो चुका है, तो यानी वो 2 स्टेप आगे जा चुका है। लेकिन मथुरा में आज अदालत ने एक बात जरूर कह दी, अदालत ने कह दिया कि सर्वे होगा, यानी अब अदालत आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। इस मायने में अगर आप देखें तो यह बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि देखिए अभी तक जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि बाहर से याचिकाएं दायर की गई है, इनका कोई लोकस नहीं बनता है, तो ये सारी बातें फिर निराधार हो जाती है। जब कोर्ट कहता है कि ठीक है हम आगे प्रोसेस करने जा रहे हैं, हम सर्वे करने जा रहे हैं, यानी कोर्ट को याचिकाकर्ताओं के लोकस से कोई आपत्ति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो पुराने समझौते हैं या मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो, तो पहले काशी का मामला और फिर मथुरा का मामला इन्होंने साफ कर दिया। मामलों को देखते हुए हम साइंटिफिक सर्वे की बात से क्या समझ पाते हैं, क्योंकि यही तो बात मांग के तौर पर रखी गई थी कि साइंटिफिक सर्वे किया जाए और साथ ही अदालत की निगरानी में हो, जिसको देखते हुए आज ये बहुत बड़ा फैसला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साइंटिफिक
सर्वे तो होना ही चाहिए, आखिर सच तो पता चलना ही चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं, युगों युगों की बात कर रहे हैं, देखिए भगवान कृष्ण ने वहां पर जन्म कब लिया था? द्वापर युग में जन्म लिया था। उसके बाद से अगर आप देखें तो अयोध्या की तुलना में यहां पर विवादित परिसर को लेकर इतिहास बहुत छोटा सा है। यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहा जाता है कि औरंगजेब ने यहां पर तुड़वाया था, जबकि अयोध्या में तो औरंगजेब के परदादा बाबर ने तुड़वाया था। तब भी जब लगातार उसकी हिस्ट्री थी, तब भी जब लगातार उसके वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक एविडेंस मौजूद थे। तो इसीलिए अगर मैं कहूं तो मथुरा तो फिर भी बहुत रिसेंट हिस्ट्री है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने वैज्ञानिक रुख अपनाया है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केवल आस्थाओं पर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट केवल याचिकाकर्ताओं के दावे पर चल रहा है। कोर्ट ने तय किया है कि कोर्ट कमिश्नर भेजेंगे, कोर्ट कमिश्नर की कमेटी नियुक्त होगी, फिर वो वीडियोग्राफी के जरिए जब उसका सर्वे होगा तो सारी चीजें कोर्ट रिकॉर्ड में आएगी और उसके बाद फिर मनीष रोकना चाहूंगी। श्री देवकीनंदन ठाकुर जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। देवकीनंदन जी, कोर्ट के इस फैसले के बाद आज आप क्या कहेंगे, जहां हाईकोर्ट ने अब सर्वे को मंजूरी दे दी है? सुरभि जी, आपको और आपके सभी TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं। क्योंकि आप ये समझे इस बात को, ये कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सनातनियों के लिए ये एक इतनी बड़ी बात है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सनातनियों के लिए जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, जब बाहरी आक्रांताओं ने इस तरीके का प्रकोप किया था, हम लोगों को मिटाने का, हमारी भावनाओं को मिटाने का कार्य किया था, तब से लेके आजादी के बाद तक इस विषय पे बोलना भी एक अपराध समझा जाता था। आज की कंडीशन यह है कि आज हम और आप सभी उस तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं जहां से हम सनातन की विजय होते हुए देख रहे हैं, जहां से हम अपने पुराने सम्मान को प्राप्त करने की, जब ईदगाह का सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी निश्चित हो जाएगा, क्योंकि वहां आज भी वो चिन्ह मिलेंगे। मैं तो कभी गया नहीं हूं, पर मुझे जो लोगों ने, कि जैसे कहते हैं ना, कुछ सूत्रों ने हमको बता रखा है कि वहां पर जो चिन्ह है सनातनियों के, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग उसको काशी के बाद मिटाने का भी प्रयास कर रहे हैं वहां के चिन्हों को। इसलिए भी ये सर्वे जरूरी है कि पुरातन जो चीजें वहां पर हैं वो बची रहें, वो बनी रहें। इसके लिए भी वहां पर ये सर्वे कंपलसरी है। आज हाई कोर्ट के इस निर्णय का मैं ही नहीं 100 करोड़ सनातनी स्वागत करते हैं, जिससे हमारे सनातन परंपरा को एक कदम और आगे जाने का सौभाग्य मिलेगा। देवकीनंदन जी, आपने खुद बताया कि आप ज्यादा जानकार हैं इस मामले में और आप समझा भी सकते हैं, क्योंकि कोर्ट फैक्ट्स पर बात करता है, कोर्ट तथ्यों के आधार पर बात करता है। और खबर यह भी है कि कोर्ट ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि ये जानना और समझना जरूरी है कि सर्वे के दौरान क्या जानने की कोशिश की जाएगी, किस आधार पर कोशिश की जाएगी। देखिए, सर्वे तो करना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर जो लोग गए हैं उन्हें आज भी ये पता है, जिन लोगों ने देखा है, कुछ लोग हैं जो वहां गए हैं, वहां पर भी वही चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे जो चिन्ह क्या नाम है काशी में आपको दिखाई पड़े। जो काशी में आपने देखे हैं, आपको उसी से सिमिलर, चाहे वो शंख के चिन्ह हो, चाहे वो कमल के चिन्ह हो, जो सनातनियों का जो अपना स्वाभाविक हमारे धार्मिक चिन्ह है, वो आपको वहां भी दिखाई पड़ेंगे। आपको सनातन ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं। आप जाके जब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जब वीडियो जाएगा, जब वहां जांच होगी, जब सरकारी तथ्य जाएंगे, सरकारी लोग जाएंगे, कैमरा जाएगा, आप मीडिया वालों का कैमरा जाएगा, तो पता चल जाएगा। भाई, वो लोगों ने अपने ईंट पत्थर भी नहीं लाए थे, जो मंदिर था उन्हीं को तोड़ के ऊपर गुम्बद बना दिया था उन्होंने। उसी को गुम्बद बना के उन्होंने अब उसको मस्जिद घोषित कर दिया, हम सबको अपमानित करने के लिए। तो ये सारी चीजें, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और सनातनियों को ये एक बात समझ लेनी चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम किसी की जगह छीनने नहीं जा रहे, हम किसी की जगह को अपना नहीं बनाने जा रहे। हम तो ये कह रहे हैं, जो आतताइयों ने, बाहरी आक्रांताओं ने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, हमारे धर्म को नीचा दिखाया, हमारी देवी देवताओं को नीचा दिखाया, उनको अगर आज हम कानून के बदले, कोर्ट के बदले वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें तो किसी को कोई लॉस नहीं और इसमें किसी का नुकसान नहीं है, और कोर्ट के माध्यम से जा रहा है, ये हमारे पास अधिकार है। बिल्कुल। और इसके लिए देवकीनंदन जी 18 दिसंबर की तारीख है जब हम ये समझेंगे कि आखिर पूरी रूपरेखा होगी क्या, सर्वे किस तरीके से होगा,
कितने दिन चलेगा, साइंटिफिक सर्वे की बात भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो मुस्लिम पक्ष ने भी साफ तौर पर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आज का एक बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष बड़ी जीत इसे जरूर कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में कोर्ट में फैक्ट्स की बात रखी गई है, उसमें तो मुस्लिम पक्ष ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जो मुस्लिम पक्ष इस विवाद को लड़ रहे हैं, इस बात को लड़ रहे हैं, पहली बात तो वो ये आपके टीवी चैनल पर आकर ये क्लियर करें कि जिन बाहरी आक्रांताओं ने रामकृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, उनसे इनका संबंध क्या है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर इसको वो नहीं मानते तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मथुरा में, अयोध्या में, काशी में तुम्हारा कौन सा पीर पैगंबर आया था जिसका वर्णन आपकी कुरान में है, उसका वर्णन करके बताओ। आप कहोगे ये भी वर्णन नहीं है, आप कहोगे उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर हमारी भागवत कहती है, हमारा वेद कहता है, हमारी रामायण कहती है कि अयोध्या में राम, काशी में शिव और मथुरा में कृष्ण है। तो भाईचारे की बात करने वाले फिर इस बात को क्यों नहीं कहते कि अगर 100 करोड़ लोगों का, सनातनियों का यह सम्मान है या धर्म है या सम्मान है, तो फिर क्यों लड़ रहे हैं वो कोर्ट में। वो हमारे लिए अपने सनातनी भाइयों को, जिनको वो भाई कहते हैं, हालांकि मुझे पता है वो भाई मानते नहीं है, सिर्फ कहते हैं, और कहते भी तब हैं जब सिर्फ जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत नहीं होती तो मात्र 5 मिनट में मिटाने की बात करते हैं लोग। तो इसीलिए तो कोर्ट में जाना पड़ा ना हमको। कोर्ट में जाकर हम ये बात, और जब कोर्ट में जाएंगे वो तो हमारा विरोध करेंगे। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए भी विरोध किया था, तो राम जन्मभूमि का विरोध किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ऑर्डर हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हुआ, राम जी 22 जनवरी को आने वाले हैं। वैसे ही ये लड़ाई हम लड़ेंगे, और लड़ाई लड़के जब तक अपने कृष्ण को राम की तरह आजाद नहीं कर लेंगे, तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अभी तो जामा मस्जिद बाकी है, वहां से भी छवियां लाना बाकी है, पर कृष्ण भूमि का ये जो निर्णय आया हाईकोर्ट के लिए, हाईकोर्ट से, हम सब के सनातनियों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और हम आशा करते हैं जल्दी इसका सर्वे प्रारंभ हो, 18 को जैसे होगा, और जल्दी से इसकी सच्चाई हम सब के सामने आएगी। इसी सच्चाई को जानने के लिए आपके लिहाज से रूपरेखा आखिर क्या होनी चाहिए, क्या किस आधार पर पूरे मामले की सर्वे होना चाहिए? देखिए, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर मैं एक बात मानता हूं कि वहां जो भीतरी चीजें हैं, जहां पर पुरातन चीजें हैं, आप जाकर, जो मुझे, मैं आज तक, मैंने पहले भी कहा, मैं गया नहीं हूं वहां पर मेरे गुप्तचर जो हैं, जो अपने कुछ गुप्त दूत हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे चिन्हों को काशी के बाद उन्होंने किसी पत्थर से रगड़ना शुरू किया, उसको मिटाना शुरू किया है। तो सर्वे 18 को हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि 18 को सर्वे शुरू हो, तो जिससे वो चिन्ह हमें पता चलेगा कि वाकई मंदिर था, कृष्ण भूमि थी, ये भगवान का गर्भाशय का स्थान ही था, जहां पे हमारे राजाओं ने बार बार आके मंदिर का निर्माण किया है, बार बार। तो वहां जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो सारे चिन्ह आपको दृष्टिगोचर पड़ेंगे, दृष्टिगोचर होंगे, सबको दिखाई पड़ेंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी अगर आप 5 मिनट के लिए और एक और सवाल का जवाब दे दें, तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एक लंबी जिरह कोर्ट में चली है, उसमें हम 13 एकड़ से बड़ी जमीन को देखते हुए जहां बात कर रहे हैं, उसके सर्वे के मुताबिक आज की ये सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ देवकी नंदन जी ये जानना और समझना है, जब मैं आधार की बात करती हूँ, क्योंकि क्या नक्काशी रही है, किस तरीके से, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर सर्वे में कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स रखे जाएं, उस लिहाज से मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि ये जानना समझना जरूरी है कि कोर्ट के सामने क्या फैक्ट्स रखे जाएंगे ये साबित करने के लिए कि ये जमीन जो है वहां पर मंदिर ही है, मंदिर ही था। देखिए, मैंने अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन किए, उनमें से एक क्वेश्चन ये था, क्या कहीं किसी कुरान में लिखा हुआ है कि वहां पर पीर आए, पैगंबर आए, कोई ऐसी कोई आए जिनको वो पूछते हो, जिनका हम अपमान कर रहे हैं उनसे छीन के, वो नहीं बता पाएंगे। मैंने कई टीवी चैनलों पर ये क्वेश्चन किया, उनके पास ये तथ्य नहीं है, और जो सच है कि नहीं है। पर एक इतिहास जरूर है कि औरंगजेब यहाँ आया, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, औरंगजेब ने हम सनातनियों को अपमानित किया, हमारी बहन बेटियों को अपमानित किया, हमारे धर्म को अपमानित किया, हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया। ये सब जानते, ये वो लोग भी जानते जो कोर्ट में हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी जानते, ऐसा नहीं वो नहीं जानते, वो भी जानते, बावजूद उस आक्रांताओं के साथ वो खड़े हैं। ये दुख की बात है। दूसरी बात, वो मंदिर के उन्हीं जो चीजें थी ना हमारे मंदिर की, जो पत्थर थे, जो नक्काशी थी, उन्हीं को, क्योंकि नया सामान कहीं से लाए नहीं, सामग्री कहीं लाए नहीं, उसी के ऊपर उन्होंने गुम्मत बना दी, और गुम्मत बना के और वो कह दिया हमारी मस्जिद है, मस्जिद है।
तो आज तक उसी को ये मान रहे हैं। तो अब जब जाएगा कैमरा तो शंख तो, कमल तो, और जितने भी हमारे सनातन में चिन्ह हैं वो तो इनकी मस्जिद में होते नहीं। और ये तभी तो मुझे किसी ने बताया कि उसको पत्थरों से रगड़ रगड़ के मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्यों मिटाने का प्रयास करना पड़ रहा है भाई जी? क्यों मिटाने का प्रयास करना पड़ रहा है आपको? इसका मतलब है कि आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। जितनी जल्दी कैमरा, जितनी जल्दी जांच करता वहां जाएंगे, उतना ही सत्य हम सबके सामने आ जाएगा। रही बात 13 एकड़ जमीन की, आपको बता दें ये जमीन क्रिश्चियन भूमि के नाम पे आज भी रजिस्टर्ड है। आज भी जो यहाँ के क्षेत्र हैं उनको जो बिल देना होता है, चाहे लाइट वाइट का, वो कृष्ण भूमि का ही बिल है, वही देते, कृष्ण भूमि का ही नाम है। तो इनका वहां पे कोई अधिकार नहीं है, किराएदार का भी हक नहीं है इनका, पर रह रहे हैं। और हम सनातनी हैं, हम लोग चाहते हैं कि भैया इनका भी कोई ना हो कोर्ट के द्वारा न्याय हो जाए। तो अब उसकी शुरुआत तेजी से शुरू हुई है। राम जी आ गए हैं, कृष्ण की बारी है। अब भगवान करेगा तो सनातनियों का सम्मान बचेगा। 100 करोड़ सनातनियों के ईश्वर का अपमान इस देश में आजादी के 75 साल तक होता रहा है। अब आपके चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं, आज भी हमारा मन किसी का अपमान करने का नहीं है, पर हमारे ईश्वर का कोई अपमान करता रहे, ये सच्चा सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, आखिरी सवाल मैंने इस लिहाज से भी उनसे किया था, जहां हम जानते हैं कि पूरा विवाद मथुरा में 13 एकड़ की इस जमीन को देखते हुए है, जहां पर 11 एकड़ पर तो श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है, लेकिन 2 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। अब उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर अभी तक जो हम देख रहे हैं, सर्वे को देखते हुए बड़ी टीम्स गठन की गई, और सर्वे किस आधार पर हुआ ये जानना और समझना पंकज जी इस वक्त जरूरी है कि सर्वे को देखते हुए रूपरेखा क्या तैयार की जाएगी। देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पहले एक इंस्टांसेज है, ज्ञानवापी का मसला देख लीजिए, साल 1991 से वाराणसी की जिला अदालत में पड़ा था, लेकिन इसमें फैसला पिछले साल आया कि एडवोकेट कमिश्नर से जांच कराई जाए। वहाँ भी बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए थे, यहाँ भी बहुत सारे पिटीशन पड़ी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनाया था, और उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें मिली है। खास तौर से जो स्ट्रक्चर है शाही ईदगाह मस्जिद का, उसको देखते हुए कृष्ण विराजमान की तरफ से जो विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी कि फलाना फलाना चीज़ें, जिसमें स्ट्रक्चर से लेकर के उसके कुछ फोटोग्राफ्स थे, अंदर की तो मस्जिद की कोई चीज़ें ऐसे नहीं दी गई है। उन लोगों ने संभावना जताई है कि उसमें बहुत सारी और भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे करा लिया जाए। उस बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि उसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इसमें एक चीज़ गौर करिएगा सुरभि, कि साइंटिफिक सर्वे नहीं है ये। जो एडवोकेट कमिश्नर तय किए जाएंगे वो 1 होंगे या 2 होंगे, जो 18 तारीख को फैसला होगा, वो सरसरी तौर से जाके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि क्या चीज़ें मिली हैं, क्या उसको ढकने की कोशिश, जैसा आपके देवकी नंदन जी आरोप लगा रहे थे, उन सारी चीज़ों पर एक प्राइमरी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जैसा ज्ञानवापी में किया गया था। वो फिर बेसिस हो सकता है जो बाद में ज्ञानवापी के मामले में ASI के साइंटिफिक सर्वे की जिस तरीके से फैसला दिया गया था। यानी ये फैसला बाद में होगा, लेकिन उससे पहले इस बात को मंजूरी मिल गई है कि कोर्ट की निगरानी में सर्वे होगा। पंकज जी। जी हाँ, बिल्कुल, एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बात को लेकर जो सस्पेंस था ना, ये कहा जा रहा था हिंदू पक्ष से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसका बार बार विरोध किया जा रहा था, उसमें शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। कोर्ट ने ये माना कि अगर सच जानने की बात हो रही है, सर्वे कराने की बात हुई, इसमें किस बात की आपत्ति है, और इसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला कुछ बनता ही नहीं है। इसके लिए दृष्टांत है, एग्जाम्पल्स हैं कि ज्ञानवापी में पिछले ही साल फैसला आया है, तो उसको देखते हुए सर्वे का एक तरीके से जो कोर्ट की तरफ से जो वकील जाएंगे वहाँ पे वो सर्वे करेंगे, उनके साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की एक टीम होगी। पूरे स्ट्रक्चर को, भीतरी हिस्से को, बाहरी हिस्से से, उसके ग्राउंड लेवल, बनावट, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पंकज जी, मैं आपके पास आती हूँ। आलोक कुमार जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक कुमार जी, कोर्ट के आज के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए एक उचित फैसला है। न्याय करना हो तो उसके पहले सच क्या है ये मालूम करना होता है जी। ये सर्वे सच का मालूम करेगा। इस सर्वे से मालूम पड़ेगा क्या किसी मंदिर को तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था, क्या इस ढांचे में अभी भी हिंदू चिन्ह विराजमान है, इस ढांचे की प्रकृति क्या है। मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों ने इसको शुरू से ही कहना चाहिए था,
पर दूसरे लोग क्यों विरोध कर रहे थे, क्या पाना चाह रहे थे, किस बात से डर रहे थे, इसका अंदाजा नहीं है। पर अब ये फैसला हो गया है, एक्सपर्ट लोग, निष्पक्ष लोग फैसला, इसका सर्वे करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। जी आलोक जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे, सर्वे में किस तरीके से इन फैक्ट्स को जुटाया जाएगा, उसकी रूपरेखा आखिर क्या होगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अब इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि राम जन्मभूमि के मामले में हुआ, वाराणसी के बारे में हुआ, तो अब तक ये दोनों बातें कैसे करना ये तय हो गया है। इसकी विधि क्या है, इसको करने वाले कौन लोग हों, इसमें निष्पक्षता और दोनों पक्षों की साझेदारी हो, इन सब चीजों को कोर्ट सुनिश्चित करता है। यह सर्वे भी दोनों पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में होगा, इसलिए ये ठीक होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्वे को देखते हुए आज कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और जल्द ही कोर्ट के सामने एक सच सर्वे के आधार पर भी रख दिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दूं, मेरे सहयोगी पंकज झा के साथ साथ मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं और पीयूष जो कि कोर्ट से आज के इस फैसले को लेकर एक डिटेल जानकारी हमें दे रहे हैं। जहां VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से जो हमने बात अभी की, उन्होंने भी मनीष ये साफ तौर पर कह दिया कि अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ और उसी लिहाज से हम सर्वे को लेकर मनीष बार बार बात कर रहे हैं। जहां एक और महत्वपूर्ण बात अभी पंकज जी ने कही कि अभी साइंटिफिक सर्वे को देखते हुए फैसला नहीं, लेकिन कोर्ट की निगरानी में होने वाले सर्वे को मंजूरी मिली है और साथ ही फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी, यानी वो फैक्ट्स, फोटोज और वीडियोस के आधार पर जुटाने सर्वे में शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि अदालती प्रक्रिया में अदालत की नजर में यह पहली सीढ़ी है। और अगर मैं इसे और थोड़ा आसान शब्दों में कहूं तो जैसे कभी कोई घटना घटती है, कोई क्राइम होता है, तो आप देखते हैं कि पुलिस या दूसरी एजेंसी जाकर क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेट करती है। हम उसे कहते हैं कि मौके मुआयना पर जाकर आप उस देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। तो ये तो क्रिमिनल मामलों में होता है, तो दीवानी मामलों में क्या होगा, सिविल मामलों में क्या होगा। तो सिविल मामलों में ऐसे केसेस में कोर्ट अपनी तरफ से कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, वो कमिश्नर जाकर वहां पर सर्वे करते हैं और सर्वे में दरअसल वो ये देखते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, जमीन जो है वहां पर, इमारत जो है या वहां पर क्या क्या चिन्ह है, तो वो उसको आप वीडियोग्राफी से एक बार पूरा रिकॉर्ड करके फिर कोर्ट के सामने देते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट तय करती है कि अब आगे की जांच के लिए किसे सौंपा जाए, ASI को सौंपा जाए या दूसरी और एक्सपर्ट टीम की मदद ली जाए। और निश्चित तौर पर देखिए अयोध्या के मामले में दरअसल जिन जिन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद से बहुत कुछ चीजें साफ हो गई है। फिर हमने उसका ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी देखा और उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि मथुरा में क्या होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं आसान शब्दों में, तो जैसे भगवान कृष्ण के जन्म होने के बाद वो माता देवकी से ताला खुल गया जेल का और माता देवकी से वो बच्चा लेकर वह उनके पिता वसुदेव बाहर निकले थे, अदालती प्रक्रिया में समझिए बस वो ताला टूट गया है, वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर यमुना की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अदालती प्रक्रिया भी उसी तरह से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, अदालती प्रक्रिया उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, जहां देखिए अयोध्या में सर्वे और मंदिर के फैसले को देखते हुए बड़ी खबरों का हम आज के इस फैसले के साथ साथ जिक्र कर रहे हैं। ज्ञानवापी में हुए सर्वे को लेकर जिस तरीके से पूरे मामले में आज सर्वे की खबर ईदगाह को लेकर आई है, उसके लिहाज से ज्ञानवापी का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, जहां रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार जरूर है। लेकिन अब आगे क्या फैसला होगा, ईदगाह मस्जिद को देखते हुए, आज के कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए, सर्वे करवाने को मिली मंजूरी को देखते हुए, पंकज जी एक क्विक रिएक्शन आपसे इस पर मैं चाहूंगी। लेकिन उससे पहले ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से तो यहाँ पे कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, फिर कोर्ट के सामने तक आएंगे। सर, ये हिंदू पक्ष की एक जीत मानते हैं? इसमें देखिए पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात तो है ही कि बार बार हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच के आदेश हो गए, यहाँ तक आप जीत मान सकते हैं। तो लगातार आज के इस फैसले को बड़ी जीत बताया जा रहा है और फैसले में हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के आदेश को आधार बनाया है। इसी लिहाज से पंकज जी ये सवाल मैं आपसे कर रही थी, क्योंकि ज्ञानवापी के सर्वे को आधार बनाते हुए सर्वे की मंजूरी की बात आज जो कही जा रही है, उसमें ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कोर्ट के सामने फैक्ट्स इस सर्वे में किस लिहाज से रखे जाएंगे।
देखिए, आपको याद होगा कि ज्ञानवापी के सर्वे के लिए पहले 2 एडवोकेट कमिश्नर रखे गए थे। उसमें पक्ष और विपक्ष यानी हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, उनके भी जो पिटिशनर्स हैं, उनके वकील हैं, उन सब के सामने में, ताकि किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो। और फिर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई गई। उसमें आपने देखा था वो वजू खाने का मसला था, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। बहुत सारी चीज़ें मिली थी और वो आधार बना था बाद में ASI के साइंटिफिक सर्वे का। ये जैसा मनीष कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहली सीढ़ी है और लंबे अरसे से मांग थी। और यही बात कि आखिर है क्या स्ट्रक्चर के साइंटिफिक सर्वे, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा जाएगा। आज की तारीख में उस इमारत में क्या क्या चीजें हैं वो कोर्ट के सामने साक्ष्य के तौर पर पेश की जाएंगी, जब 18 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन कौन इसमें होंगे एडवोकेट कमिश्नर और कितने दिनों का समय दिया जाएगा, कितने दिनों में सर्वे का काम होगा एडवोकेट कमिश्नर वाला। चलिए, तो मेरे दोनों सहयोगी पंकज जी और मनीष ने ये बात साफ तौर पर हमें समझा दी कि कोर्ट के फैसले के लिहाज से आज की ये खबर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वे में हाईकोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के दौरान साफ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी कहा है। और हालांकि ये सर्वे ज्ञानवापी से थोड़ा अलग इसलिए क्योंकि कोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे उसमें करवाया था। अभी साइंटिफिक सर्वे की बात नहीं है। अब 18 दिसंबर सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे के लिए कितने दिनों का समय लगेगा, इसको देखते हुए 18 दिसंबर का वो महत्वपूर्ण दिन होगा। पीयूष, यही सारी क्लैरिटी आज के इस फैसले को देखते हुए अब साफ हो चुकी है। बिल्कुल सुरभि, देखिए स्पष्ट तौर पर कोर्ट कमिश्नर ये देखेंगे कि वहाँ पर जो वीडियोग्राफी कराई जाएगी और फोटोग्राफी कराई जाएगी, ये उसी के तहत रिपोर्ट देंगे कि वहाँ पर क्या तथ्य अभी मौजूद हैं और कोर्ट के सामने रखेंगे। फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अयोध्या मंदिर और उसके बाद आप देख लें अगर ज्ञानवापी, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। ख़ास तौर पर एक केंद्र सरकार का जो कानून था जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लेकिन उस जो बाधा थी उस बाधा को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ज्ञानवापी मंदिर मामले में स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोर्ट को लगता है कि किसी स्थल में किसी धर्म या किसी अन्य स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है सर्वे करा करके, तो वो सर्वे कराया जाना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्षकार को। तो इस स्थिति को जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में स्पष्ट कर दिया, तब देश भर की सभी अदालतों को, हाई कोर्ट को भी ये एक तरह से ओपन हैंड हो गया, छूट मिल गई कि वो इस मामले में खुद अपना निर्णय ले सकें कि आगे क्या किया जाना है। इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि इसमें कोर्ट कमिश्नर को आदेश दिया जाए, वो वहाँ पर जाकर के सर्वे करेंगे, फोटोग्राफी करवाएंगे और वीडियोग्राफी करवाएंगे। साथ ही अब आगे मॉडलिटीज़ तय होंगी कि कितने दिनों में होगा, किस तरह से होगा, क्या चरण रहेंगे, कहाँ तक बिल्कुल पीयूष, देखिए एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार हम बता देना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। मथुरा ईदगाह में सर्वे पर बोले VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आलोक कुमार की तरफ से कहा गया, अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ। सर्वे से ढांचे में मंदिर के निशान अब पता चलेंगे, सर्वे से मंदिर तोड़ने के बाद भी पता चलेगी। ये बात आलोक कुमार की तरफ से कही गई। न्याय के लिए सच मालूम करना बहुत जरूरी है। और सुनिए आप, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलोक कुमार जी। कोर्ट के आज के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए एक उचित फैसला है। न्याय करना हो तो उसके पहले सच क्या है ये मालूम करना होता है जी। ये सर्वे सच का मालूम करेगा। इस सर्वे से मालूम पड़ेगा क्या किसी मंदिर को तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था, क्या इस ढांचे में अभी भी हिंदू चिन्ह विराजमान है, इस ढांचे की प्रकृति क्या है। मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों ने इसको शुरू से ही कहना चाहिए था, पर दूसरे लोग क्यों विरोध कर रहे थे, क्या पाना चाह रहे थे, इस बात से डर रहे थे, इसका अंदाजा नहीं है। पर अब ये फैसला हो गया है। एक्सपर्ट लोग, निष्पक्ष लोग फैसला इसका सर्वे करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। जी आलोक जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे, सर्वे में किस तरीके से इन फैक्ट्स को जुटाया जाएगा, उसकी रूपरेखा आखिर क्या होगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अब इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि राम जन्मभूमि के मामले में हुआ, वाराणसी के बारे में हुआ, तो अब तक ये दोनों बातें कैसे करना ये तय हो गया है। इसकी विधि क्या है,
इसको करने वाले कौन लोग हों, इसमें निष्पक्षता और दोनों पक्षों की साझेदारी हो, इन सब चीजों को कोर्ट सुनिश्चित करता है। यह सर्वे भी दोनों पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में होगा, इसलिए ये ठीक होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, और इसी फैसले को देखते हुए लगातार मेरे सहयोगी हमें तमाम बड़ी जानकारियां दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि सर्वे होगा कैसे, इसका तरीका 18 दिसंबर को तय होगा। भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था।